तो हम आ गए हैं इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पे हमें अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले हमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर कौन से वाला फॉर्म एप्लीकेबल होगा। फॉर्म नंबर 1 एप्लीकेबल होगा या फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेबल होगा। तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स की वेबसाइट पे यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इंडिविजुअल, HUF। फर्स्ट ऑप्शन है सैलरीड एम्प्लॉय और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी। हमें इस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ITR 1, जिसको हम सहज फॉर्म भी कहते हैं। ये किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, इसको 4 सिंपल स्टेप में ही समझा दिया गया है कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है सैलरी एंड पेंशन, जिनकी इनकम सैलरी या पेंशन से आती है। सेकंड ऑप्शन दिया गया है वन हाउस प्रॉपर्टी, इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। एक तो जिसमें हम रह रहे हैं, साथ ही एक प्रॉपर्टी और ऐसी है जिससे हमारे को रेंटल इनकम आती है। अगर हमारी एक ही प्रॉपर्टी है जिससे हमारे को रेंटल इनकम आती है, तब तो ITR 1 एप्लीकेबल होगा। अगर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है जिससे हमारे को रेंटल इनकम आती है, तब ITR 2 एप्लीकेबल होगा। यानी कि एक से ज्यादा प्रॉपर्टी वालों के लिए ITR 1 नहीं है। थर्ड ऑप्शन दिया गया है अदर सोर्सेस। यहाँ पे दिया हुआ है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा, आपका सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, FD का इंटरेस्ट या अदर कोई इंटरेस्ट। साथ ही दिया हुआ है फैमिली पेंशन, किसी की फैमिली पेंशन आती है, या फिर डिविडेंड। फोर्थ ऑप्शन समझाया गया है एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। यहाँ पे लिखा भी हुआ है दिस रिटर्न इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट, वो रेजिडेंट होना चाहिए। और टोटल इनकम फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज अप टू ₹50 लाख। इन चारों का टोटल मिला के अगर इनकम 50 लाख से कम है तो ही ITR 1 एप्लीकेबल होगा, और सारी कंडीशन में जो है वो ITR 2 एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे एक नोट भी दिया गया है ITR 1 कैन नॉट बी यूज्ड बाय अ पर्सन हु। कौन कौन ITR 1 नहीं यूज कर सकता? या तो वो किसी कंपनी का डायरेक्टर हो, या फिर उसके पास कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स हो। कुछ पर्सन ऐसे हैं जो सैलरी के साथ साथ शेयर भी सेल परचेज करते हैं, वो चाहे F&O में करते हो या इंट्राडे में करते हो। जो F&O, इंट्राडे या शेयर सेल परचेज करते हैं, इन सब के लिए भी ITR 1 नहीं होती, ये भी ITR 2 के अंदर ही कवर होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कोई साइनिंग अथॉरिटी या फिर एनी इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। या तो कोई साइनिंग अथॉरिटी हो आपके पास आउटसाइड इंडिया की, या फिर इनकम आ रही हो कोई आउट ऑफ इंडिया से, तो वो भी ITR 1 के अंदर कवर नहीं होते। नेक्स्ट ऑप्शन उनके लिए है जिनका कैश विड्रॉल मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा है, और कैश विड्रॉ करने के बाद जो बैंक है वो TDS काट लेता है 194N सेक्शन से। अगर ऐसा कुछ भी है तो इस केस में भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन में शेयर्स का सेल परचेज या कोई आपने लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है शेयर्स का, इस केस में भी ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगी। साथ ही लास्ट ऑप्शन में बताया गया कि अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो ITR 2 एप्लीकेबल होगी। तो ये तो हमने समझ लिया कि हमारे केस में ITR 1 एप्लीकेबल होगी या फिर 2 एप्लीकेबल होगी। अब हमें रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले लॉगिन करना पड़ेगा, तो हम लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे हमें यूजर आईडी डालना है, साथ ही हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो आपका जो मोबाइल है, जो आधार कार्ड से लिंक है, उसके ऊपर OTP आएगा। उस OTP को डालकर आप जो है अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं, और उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है पासवर्ड है, तो हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब हमने इनकम टैक्स में अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लिया है। अब हमें यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। सबसे पहले हमें यहाँ पर जाना है, क्योंकि जो भी आपका एम्प्लॉयर आपको जो सैलरी प्रोवाइड करता है, वो सारी की सारी सैलरी जो है वो इनकम टैक्स को भी रिपोर्ट करता है, और जो वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है वो सारी जो डिटेल है वो AIS के अंदर ही आती है। तो हमें सबसे पहले अब AIS के अंदर जाना है लॉगिन करते ही। तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ AIS। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल ईयर 24-25। यहाँ पे आपका पैन नंबर शो हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे असेसमेंट ईयर शो हो रहे हैं, तो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में ही देखना है। यहाँ पे आ रहा है टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं जो भी हमारे एम्प्लॉयर ने हमारे को जो सैलरी प्रोवाइड की है उसकी डिटेल यहाँ पर शो हो रही है, 31,33,608 रुपीज। ऐसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट भी शो हो रहा है जो सेविंग बैंक से आया है, और FD का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 3 चीजें दिख रही हैं, सैलरी दिख रही है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक दिख रहा है, और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट यानी FDR। ये तीनों से ये क्लियर हो गया कि हमारे को जो है वो ITR 1 ही फाइल करनी है। अब हमें जो ये सैलरी प्रोवाइड हुई है इसके ऊपर हमारा TDS भी कटा होगा, तो वो जो TDS है वो 26AS में शो होगा। अब हमें 26AS में जाना है।
वापस मैं इनकम टैक्स की प्रोफाइल में जाता हूँ। इनकम टैक्स में प्रोफाइल में आने के बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रहा है ई फाइल। ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, फोर्थ नंबर पर ऑप्शन आ रहा है व्यू फॉर्म 26AS। अब हमें इस पे क्लिक करना है, यहाँ पे इसे कंफर्म कर देना है। तो यहाँ पे एक नई विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको मैं क्लिक करके एग्री करके प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है हमारा असेसमेंट ईयर शो हो जाएगा। हम 25-26 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ कर देता हूँ डाउनलोड। इसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट पीडीएफ। 26AS है वो डाउनलोड हो चुका है। इस पे मैं कर देता हूँ क्लिक। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमारा 26AS के अंदर शो हो गया है कि हमारी जो है सैलरी 31,33,608 रुपीज ही शो हो रही है, जो हमारे AIS के अंदर शो हो रही है, यानी कि ये भी उससे मैच हो रहा है और हमारा जो TDS है वो भी इतना कटा हुआ है। अब हमारे पास जो है 26AS आ गया, हमने AIS को चेक कर लिया। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट जो है वो है फॉर्म 16, जो हमारे को हमारा एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। अब हमें अपने फॉर्म 16 के अंदर देखना है कि उसके अंदर हमारे को क्या रिपोर्ट की गई है, बस उसी के थ्रू हमारे को अपनी ITR फाइल करनी है। तो अब मैं फॉर्म 16 को ओपन करता हूं जो हमारे को एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। ये है हमारा फॉर्म 16 पार्ट बी, जो हमारे को हमारे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है। ये है हमारा असेसमेंट है 25-26 का, जो हमारा फाइनेंशियल है 24-25 है। यहाँ पे है एनेक्चर 1, जिसके अंदर हमारी जो है सारी सैलरी जो है वो शो हो रही होती है। पार्ट बी को जो हमें थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेना है ताकि हम अपने इनकम टैक्स में अपनी ITR फाइल करें, तब हम इसको रिपोर्ट कर पाए। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है वेदर ऑप्टिंग आउट ऑफ टैक्सेशन 115 BAC। इसका मतलब है जो एम्प्लॉई है उसने न्यू टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट कर दिया है। इसको इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है वो यस का आ रहा है, क्योंकि इसकी सेविंग्स थोड़ी सी ज्यादा थी, तो उसको आइडिया नहीं था कि मेरे को न्यू रिजीम में जाना चाहिए या ओल्ड रिजीम में जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने यस कर दिया। लेकिन अगर उसने यस कर दिया है उसका मतलब ये नहीं है कि आपको ओल्ड रिजीम से ही फाइल करनी पड़ेगी, आप न्यू रिजीम से भी फाइल कर सकते हैं। पहले मैं आपको ओल्ड रिजीम के बारे में समझाऊंगा क्योंकि उसमें काफी सारे चेंजेस हुए हैं। साथ ही साथ उसके बाद मैं आपको न्यू रिजीम में भी करके दिखाऊंगा कि हमें ओल्ड रिजीम में फायदा मिलेगा या न्यू रिजीम में फायदा मिलेगा। हमें जिसमें भी हमारा टैक्स सेव होगा लीगली, हम उसी में ही जाएंगे, चाहे आपका जो फॉर्म 16 है वो उसमें ऑप्शन यस आए या नो आए। जब आपके एम्प्लॉयर ने आपसे डिटेल मांगी होगी, चाहे आपने न्यू रिजीम ही सिलेक्ट किया हो तब भी आप ओल्ड रिजीम से भर सकते हैं, और चाहे आप ओल्ड रिजीम सिलेक्ट करी हो तब भी आप न्यू रिजीम से फाइल कर सकते हैं। आपका टैक्स जिसमें भी सेव हो रहा है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं ओल्ड रिजीम के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद मैं न्यू रिजीम में भी जाऊंगा, जिससे हमारे को ये पता लग जाए कंपैरिजन करके कि हमारे को किसमें टैक्स कम देना पड़ेगा और किसमें रिटर्न फाइल करके हमारे को रिफंड ज्यादा से ज्यादा मिल पाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है सैलरी, ग्रॉस सैलरी की डिटेल आ गई है, जिसमें हमारी सैलरी है 31,33,608 रुपीज। ये हमारे 26AS से भी टैली हो गई है और हमारे जो है AIS से भी टैली हो गई है। आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो है वो मिडल में ही जो है वो जॉब चेंज कर लेता है, वो फॉर्म 16 से मैच नहीं हो पाता, तो आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से भी अपनी जो सैलरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है। साथ साथ हम इनकम टैक्स का भी पेज लॉगिन कर रखा है हमने, उस पे भी आ जाते हैं ताकि हम रिटर्न साथ साथ फाइल करते रहें। जब हमारा AIS चेक हो गया, 26AS चेक हो गया, तो बस अब हमें रिटर्न फाइल करनी है फॉर्म 16B के थ्रू। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के बाद ऑप्शन आ रहा है ई फाइलिंग। ई फाइलिंग में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आ रहा है असेसमेंट ईयर 25-26 जिसकी हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसके बाद हम इसको कर देते हैं ऑनलाइन, इस पे क्लिक कर देते हैं और हम कर देते हैं कंटिन्यू। यहाँ पे हमें स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है, तो मैं कर देता हूँ कंटिन्यू। यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट ITR फॉर्म, यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ITR 1, देन क्लिक प्रोसीड, देन ओके। यहाँ पे आ रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इस टाइप का जो पेज ओपन हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। टैक्सेबल इनकम पे क्लिक करके हमें कंटिन्यू कर देना है, इसके बाद कर देना है ओके। यहाँ पे आ रही है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें अपनी एक बार पर्सनल इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका जो सैलरी है वो कहाँ से आ रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है या फिर पब्लिक सेक्टर से आ रही है। अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए अदर्स। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइलिंग सेक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी 139 सेक्शन 1 है क्योंकि हम टाइम पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे जो न्यू रिजीम है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। अगर हमें अपनी रिटर्न ओल्ड टैक्स रिजीम में भरनी है
तो हमें यहाँ पे यस करना पड़ेगा। पहले हम ओल्ड टैक्स रेजिम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम न्यू टैक्स रेजिम सिलेक्ट करके देखेंगे, ताकि हमें दोनों का आइडिया हो जाए कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम से बेनिफिट ज्यादा मिलेगा या न्यू टैक्स रेजिम से बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। तो मैंने ओल्ड रेजिम को सिलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बैंक डिटेल। अगर आपके पास और भी बैंक है तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी क्रॉस चेक करना है कि अपने प्रोफाइल के अंदर जाके कि आपका जो बैंक है वो वैलिडेट है या नहीं है, क्योंकि उसी के बेस पे ही रिफंड आएगा। तो इस पे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया है कंफर्म। तो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक आ गया है। यहाँ पे आ रहा है ग्रॉस टोटल इनकम। अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का पेज ओपन होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहाँ पे जो है वो ऑलरेडी हमारी जो सैलरी है वो रिपोर्ट की गई है हमारे एम्प्लॉयर के थ्रू, जो हमारी 26 एएस में और एआईएस के अंदर शो हो रही है। अगर इसमें कुछ चेंजेस है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ, तो ये सैलरी वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक हो जाएगा। सैलरी पर सेक्शन 17(1), तो जो आपके यहाँ पे फॉर्म 16 पार्ट बी के अंदर जो सैलरी शो हो रही है एज इट इज आपको वो डालनी है। हमारे केस में सैलरी 17(1) के अंदर इतनी सैलरी आ रही है, मैं डाल देता हूँ। देन यहाँ पे 17(2) के अंदर जो सैलरी आ रही है वो भी डाल देता हूँ मैं इसके अंदर। जो हमारी ग्रोस सैलरी आ गई है 31,33,608 रुपीज, यही हमारी फॉर्म 16 पार्ट बी के अंदर भी आ रही है। अब हम देते हैं नीचे और कौन सी एग्जाम्पशन है। यहाँ पे क्लेम की गई है एचआरए की एग्जाम्पशन सेक्शन 10(13)(a) के अंदर 1,20,000। इस बार जो आपको एग्जाम्पशन क्लेम करनी है वो आपको उसको डिटेल में बताना है। पहले हम सिर्फ 1,20,000 डाल देते थे तो हमारे को जो है वो एग्जाम्पशन मिल जाती थी, लेकिन इस बार हमें ब्रीफली डिटेल देनी है। तो यहाँ पे मैं इसे ड्रॉप डाउन करता हूँ। यहाँ पे आपकी कोई और भी एग्जाम्पशन है तो आप उसकी डिटेल दे सकते हैं, अपनी एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस आ गया है एचआरए का सेक्शन 10(13)(a) के अंदर। यहाँ पे दिया हुआ है शेड्यूल, यहाँ पे भी ब्लैंक है। जब तक कि हमें अपना शेड्यूल नहीं फाइल करेंगे तो यहाँ पे फिगर नहीं आएगी। यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर देता हूँ शेड्यूल को, तो ये कुछ ऑप्शन जो है वो ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क के अंदर दो ऑप्शन आ रही है, मेट्रो सिटीज और नॉन मेट्रो सिटीज। इसके अंदर आपको कुछ टैक्स का बेनिफिट मिलता है मेट्रो सिटीज के अंदर। मेट्रो सिटीज इसके अंदर बताया गया है कि कौन कौन सी है। बॉम्बे है, कैलकाटा है, दिल्ली है और मद्रास है। हम जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो मेट्रो सिटीज में वर्किंग है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्चुअली एचआरए रिसीव्ड, तो हमारे केस में है 4,40,000। ये जो फिगर्स है हमने अपनी सैलरी स्लिप से उठाई है जितना हमें एचआरए मिला है। और ये जो एचआरए है ऑलरेडी हमारी सैलरी के अंदर क्लब है, ये अलग से नहीं है। जो हमारे को ये सैलरी दी गई है इसके अंदर ऑलरेडी है, तो हमें इसके अंदर से एग्जाम्पशन निकालनी होती है जब हम एचआरए क्लेम करते हैं। तो एक्चुअल रेंट पेड जो है हमारे केस में 3 लाख है, तो मैंने यहाँ पे 3 लाख डाल दिया है कि जितना भी आपने रेंट पेड किया होगा पूरे साल का। यहाँ पे आ रही है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जो है 15 लाख है। ऐसे ही जो डीए है वो है 3 लाख। 15 लाख और 3 लाख दोनों का टोटल मिला के हो गया है 18 लाख। मेट्रो सिटीज का जो हमें एग्जाम्पशन मिलती है वो 50% की मिलती है, लिखा हुआ है यहाँ पे। 18 लाख का 50% हो गया 9 लाख, तो मैं यहाँ पे 9 लाख डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ गया है एलिजिबल एग्जाम्प्ट अलाउंस 10(13)(a) के अंदर 1,20,000। ऊपर भी आप देखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक 1,20,000 आ गया है, क्योंकि ओल्ड रिजीम के अंदर बिना शेड्यूल के इस बार एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। यही सेम 1,20,000 हमारे फॉर्म 16 के अंदर भी शो हो रहा है, क्योंकि एचआरए की कैलकुलेशन जो है वो इसी तरीके से होती है। हम नेक्स्ट देखते हैं हमारे को कौन सी एग्जाम्पशन मिली है। यहाँ पे है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो हमारे को 50,000 की मिली है। ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन का 50,000, ये बाय डिफॉल्ट है क्योंकि हमने ओल्ड रिजीम सिलेक्ट कर रखी है। तो यहाँ पे जो हमारी इनकम चार्जेबल अंडर हेड सैलरी आ रही है 29,06,3608, सेम हमारी फॉर्म 16 के अंदर भी आ रही है 29,63,608। इसके बाद हमें यहाँ पर जाके इसको सेव कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन में जाके हम यहाँ पे कर देते हैं सेव। तो जैसे हम सेव कर देंगे तो ये सारी डिटेल हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है तो यहाँ पर एडिट पे ऑप्शन करके आप अपनी रेंटल इनकम यहाँ पे शो कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है। तो हम नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन है सेक्शन 24(b). ये जो सेक्शन है ये होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करने के लिए होता है। जो हम अपनी ईएमआई पेड करते हैं उसके अंदर इंटरेस्ट भी जाता है, तो उस इंटरेस्ट को क्लेम करने के लिए ये सेक्शन 24(b) एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ मैं एक चीज और शेयर कर देता हूँ। अगर आप कोई ईएमआई पेड करते हैं होम लोन की और आपने अपने एम्प्लॉयर को शेयर नहीं किया कि आप ईएमआई पेड करते हैं जिसके अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों जाता है, अगर आप फॉर्म 16 के अंदर शो नहीं भी हो रहा होता तब भी हम जो है डिडक्शन जो है क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अपने एम्प्लॉयर को अगर डिटेल नहीं प्रोवाइड की तो हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर भी शेयर नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी होम लोन की ईएमआई जाती है आप जो है एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं।
एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए इन्होंने दोबारा से ब्रेकअप मांगा है, क्योंकि पहले तो 24B के अंदर यहाँ पे डिटेल डाल देते थे तो हमारी डिडक्शन जो है वो क्लेम हो जाती थी, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ब्रेकअप मांगा है। तो यहाँ पे मैं ऐड अनदर पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे हम इस पेज पे ओपन करेंगे तो इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे पूछा गया है कि आपने बैंक से लोन लिया है या अदर देन बैंक से लिया है। साथ ही यहाँ पे बैंक का नेम देना है कि आपने किस बैंक से लोन लिया है, अगर आपने बैंक सेलेक्ट किया है तो। यहाँ पे पूछा गया है लोन अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे लोन अकाउंट नंबर देना है। डेट ऑफ सैंक्शन की डेट डालनी है। टोटल अमाउंट ऑफ लोन, कितना लोन आपने लिया है बैंक से। लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन लास्ट डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जो 31 मार्च 25 की जो लास्ट डेट थी उस पे आपका लोन का अमाउंट कितना पेंडिंग रह गया है। नेक्स्ट पूछा गया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, आपने कितने इंटरेस्ट पेड किया है ईएमआई के थ्रू, तो यहाँ पे उसका अमाउंट डाल देना है और उसके बाद कर देना है सेव। हमारे केस में ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसमें बैक कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो डिटेल है ये बाय डिफॉल्ट हमारा एआईएस से उठ के आ रही है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था एआईएस के अंदर हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और एफडी का इंटरेस्ट शो हो रहा था, तो ये एज इट इज वहां से उठ के आ रहा है जो हमारा इनकम का पार्ट है। अगर आपका कोई बैंक का इंटरेस्ट रह गया है, यहाँ पे आप ऐड अनदर करके अपनी वैल्यू को डिटेल डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है एग्जाम्प्ट इनकम, अगर कोई आपकी एग्जाम्प्ट इनकम है तो आप इसको यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है इनकम ऑन विच नो टैक्सेस पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट है। अगर आपके केस में 1,25,000 तक आपने जो है कैपिटल गेन किया है तो यहाँ पे आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे केस में नहीं है तो हम इसको कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे तो हमारी जो डिटेल्स है वो इनकम की वो डल चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टोटल डिडक्शन, हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ गया है टोटल डिडक्शन। हमें अपनी जो भी डिडक्शन है वो क्लेम करनी है। आपके केस में जो जो डिडक्शन है आप क्लेम कर सकते हैं। हमारे केस में 80C की और 80D की जो डिडक्शन है वो क्लेम करनी है। आज से पहले जब भी हम डिडक्शन क्लेम करते थे तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू डाल देते थे तो हमारी जो डिडक्शन है वो क्लेम हो जाती थी, लेकिन इस बार ही हमें ब्रेकअप देना है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए यहाँ पे एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एड अनदर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन 80C, तो हमें 1,50,000 की अपनी डिडक्शन क्लेम करनी है। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पॉलिसी नंबर, तो हमें अपना पॉलिसी नंबर या डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर भी डालना है जो हमने सेविंग कर रखी है। तो मैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर डाल देता हूँ और इसको कर देता हूँ सेव। अगर आपकी एक से ज्यादा पॉलिसी है जिसका आपने ब्रेकअप देना है तो यहाँ पे आप ऐड अनदर पे क्लिक करके आप जो है अपनी डिटेल ऐड कर सकते हैं। सारी पॉलिसीज ऐड करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे सेव पर, तो यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे 80C की डिडक्शन जो है वो क्लेम हो गई है। इसके बाद हमारी जो है वो 80D की डिडक्शन है, तो मैं 80D के अंदर भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। यह आ गया है 80D, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एडिट। तो यहाँ पे आ रही है 80D की डिडक्शन, जहाँ पे हमें डिडक्शन क्लेम करनी है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं इस बारी, क्योंकि काफी डिटेल मांगी गई है डिडक्शन क्लेम करने के लिए। तो यहाँ पे आपने जो भी डिडक्शन क्लेम करनी है तो उससे सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये किसकी है, वेदर यू और एनी योर फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे मैं जो है अभी नो कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड अनदर पे क्लिक। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है नेम ऑफ इंश्योरर, यानी कि आपने कौन सी कंपनी से मेडिक्लेम कराया है, तो यहाँ पे कंपनी का नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे कंपनी का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद मांगा गया है पॉलिसी नंबर, कि आपकी जो पॉलिसी है उसका क्या नंबर है। साथ ही यहाँ पे डालना है अमाउंट, यानी कि जो आपने प्रीमियम पेड किया है। तो यहाँ पे मैं जो है प्रीमियम डाल देता हूँ और साथ ही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पॉलिसी नंबर। तो मैंने ये डिटेल डाल दी है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको सेव। तो ये तो हमने देख लिया, जैसे हमने 31,319 का अमाउंट डाला तो हमें 25,000 की जो डिडक्शन है वो मिल चुकी है। क्योंकि जो एम्प्लॉई है वो अगर अपना प्रीमियम पेड करता है तो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 25,000 है डिडक्शन क्लेम करने की। हमारे केस में जो है वो पेरेंट्स का भी मेडिक्लेम है, तो हमें उसकी भी अब डिटेल डालनी है। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे चलता हूँ, जहां पे हमें पेरेंट्स की भी मेडिक्लेम की डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है सेकंड में वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट्स इज अ सीनियर सिटीजन। तो हमारे केस में पेरेंट जो है वो सीनियर सिटीजन नहीं है, तो यहाँ पे मैं नो कर देता हूँ और यहाँ पे ऐड अनदर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम हमें कंपनी का नाम देना पड़ेगा जहां से पेरेंट्स का मेडिक्लेम हुआ है, पॉलिसी नंबर डालना पड़ेगा और अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मैं तीनों डाल देता हूँ। मैंने ये डिटेल डाल दी है, इसको करता हूँ सेव। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं जो हमने अपने फैमिली का मेडिक्लेम डिडक्शन क्लेम किया है उसकी भी वैल्यू 25,000 मिल चुकी है, जिसकी हमने 40,000 वैल्यू डाली थी। तो हमें जो टोटल डिडक्शन मिल गई है 80D के अंदर वो मिल गई है 50,000। इसको मैं कर देता हूँ सेव। सेम एडिटीज हमारे फॉर्म 16 के अंदर भी है। जो हमारी 80C की डिडक्शन है वो 1,50,000 की है
और 80D की डिडक्शन जो है वो 71319 तो है, लेकिन जो टोटल डिडक्शन क्लेम हुई है वो 2 लाख ही हुई है। तो यहाँ पे हमारी टोटल टैक्सेबल इनकम 27,63,608 रुपीज आ गई है। तो हम वापस इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाते हैं। इसके बाद जो हमारा टैक्स पेड हो रखा है वो 5,45,852 हो रखा है। तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो हमारा जो टैक्स है वो 545,852 ही है। ये 26 ईयर्स में हमने देख लिया था। इसके बाद हमें इसको कर देना है कंफर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल। हमारा जो टैक्स है वो आ रहा है 545,852, लेकिन हमारी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है वो आ रही है 669,318। अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे हमारी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम आ चुकी है। जो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है वो 29,70,000 अप्रोक्सीमेट है। टोटल डिडक्शन क्लेम करने के बाद 2 लाख की हमारी जो नेट इनकम है 27,70,000 अप्रोक्सीमेट है। अब हम अपने फॉर्म 16 में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी जो नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है 27,63,000 अप्रोक्सीमेट आ रही है। अब हम वापस इनकम टैक्स की तरफ चलते हैं। जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो हमें पता है कि जो हमारे को एफडीआर का और सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिला है उसका डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि वो तो हमने फॉर्म 16 में रिपोर्ट नहीं किया हुआ। अब हम ये देखते हैं 27,70,000 के ऊपर कितनी हमारी टैक्स की लायबिलिटी आ रही है। तो मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारी 27,70,000 की जो इनकम है उसके ऊपर 6,79,258 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6,80,000 के करीब का हमें टैक्स की लायबिलिटी बन रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि मैं आपको न्यू रिजीम में भी समझाऊंगा और ओल्ड रिजीम में भी समझाऊंगा कि आपको किसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब एक बार हम न्यू रिजीम से भी देख लेते हैं कि हमारे को न्यू रिजीम में कितना टैक्स आएगा। उसके अंदर ना ही हमें कोई एग्जम्पशन मिलेगी और ना ही कोई डिडक्शन मिलेगी। फिर भी हम चेक कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है स्लैब अलग है। तो एक बार ही हम न्यू रिजीम से देखते हैं कि हमारा 27 लाख पे कितना टैक्स आ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है बैक टू समरी। मैं बैक टू समरी पे क्लिक करता हूँ न्यू टैक्स रिजीम सिलेक्ट करने के लिए। जो ये 2 लाख की हमने डिडक्शन क्लेम की है उसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो डिडक्शन है 80C की और 80D की नहीं मिलती। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है डिलीट। इसके बाद ये 80D की डिडक्शन है जो हमने क्लेम की थी, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हमने कर दिया है इसको डिलीट। तो जैसे ही मैंने डिलीट की तो जो टोटल डिडक्शन है वो 00 आ गई है। इसको मैं कर देता हूँ कंफर्म। हम देख सकते हैं जो टोटल डिडक्शन है हमारी 0 हो चुकी है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम सिलेक्ट करते हैं न्यू रिजीम। पर्सनल इंफॉर्मेशन पे जाके यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है न्यू टैक्स रिजीम, हमें इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद इसको कर देना है कंफर्म। जैसे ही हमने कंफर्म किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा पहले 6,80,000 का टैक्स आ रहा था, अब जो मेरा टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 6,41,000 का, यानी कि 40,000 का जो है हमें न्यू टैक्स रिजीम से बेनिफिट हो रहा है। इस केस में इस एम्प्लॉय को 40,000 का बेनिफिट मिल रहा है, इसके लिए यहाँ न्यू टैक्स रिजीम जो है वो बेनिफिशियल है। इसके बाद आपका अगर रिफंड बनता है तो वो रिफंड आ जाएगा, हमें सिर्फ इस पर कंफर्म करना है और अपनी जो है रिटर्न फाइल कर लेनी है। तो मैंने आपको ओल्ड टैक्स रिजीम से भी समझाया और न्यू टैक्स रिजीम से भी समझाया कि आपको कैसे डिडक्शन क्लेम करनी है, कैसे एग्जेम्पशन क्लेम करनी है। साथ ही फॉर्म 16 के अंदर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम अगर सेलेक्ट कर रखी है तब भी आप न्यू टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं, और अगर न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट कर रखी है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ये देखना है कि आपको किस में बेनिफिट है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि जो सैलरी पर्सन है वो न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है और ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।